हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रबंधकीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधक या प्रबंधकीय विकास इस घटक की शुरुआत की थी। प्रबंधकीय विकास को समझते हुए प्रबंधक के कौशलों की क्यों जरूरत पड़ती है या उन कौशलों के आधार पर व्यवसाय कैसे निर्धारित किया जाता है, व्यवसाय निर्धारण के लिए और व्यवसाय के विकास के लिए प्रबंधकीय कौशल कैसे जरूरी होते हैं, इसका हमने वहाँ पे सखोल अध्ययन किया है। उसके बाद आज का हमारा वीडियो है कि हम प्रबंधकीय कौशल किसके वहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रबंधक के देख रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर या विशिष्ट व्यक्ति विशेष के बारे में जानना, जिसे हम प्रबंधक कहते हैं, इसका आज हमारा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि हम उस व्यक्ति विशेष माने प्रबंधक की पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल करें। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे प्रबंधक का अर्थ क्या होता है या प्रबंधक क्या है, फिर प्रबंधक की शास्त्र सम्मत परिभाषाएं, और उसके पश्चात हम देखेंगे प्रबंधक की कुछ विशेषताएं कि प्रबंधक का होना प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए क्यों जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहले प्रबंधक इस शब्द को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा व्यवसाय प्रबंधन की प्रक्रिया पर कार्यान्वित किया जाता है या व्यवसाय के क्रियान्वयन के लिए जो शक्ति कार्यान्वित होती है उसे हम प्रबंधन कहते हैं। और जो प्रबंधन की प्रक्रिया है माने मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को व्यवसाय को कार्यान्वित किया जाता है प्रबंधन से, और प्रबंधन को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति होता है प्रबंधक। तो प्रबंधक क्या है? तो जो व्यवसाय में आने वाले नए नए अवसरों की खोज करे, उस अवसर को पाने के बाद उस अवसर का लाभ उठा सके, अपनी कल्पना शक्ति का आधार लेकर नई नई कल्पकता का आधार लेके व्यवसाय का विस्तार करने के बारे में सोचे। इससे ज्यादा जो भी हमारे पास साधन संपत्ति है उसका पर्याप्त प्रयोग करे। इन सब बातों को करते वक्त अपने गुणों का प्रयोग करें, कौशल्यों का प्रयोग करें, अनुसंधान की अलग अलग कृतियां करें, तो ऐसा जो व्यक्ति कार्यान्वित होता है या कार्य करता रहता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। अब प्रबंधक की यह सखोल हमने यहाँ पर थोड़ी जानकारी लेने की प्रयत्न जब कोशिश की है, तो इस सखोल जानकारी के बाद मैक्लेलैंड एक शास्त्रज्ञ है जो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नई कल्पनाओं की खोज करे या नई कल्पनाओं का विस्तार करे, उसके बाद उस व्यक्ति के पास जिज्ञासु वृत्ति हो, उसके पास जिज्ञासा हो कि वो नया कुछ पाने की कोशिश करे, उसके पश्चात वह उपाय योजना जो भी हमारे पास विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने निर्माण हो रही है, उन विपरीत परिस्थितियों की उपाय योजना कर सके और उस उपाय योजना करने के बाद परिस्थिति पर मात कर सके और अंततः व्यवसाय को या हमारे व्यापार को सुस्थिति में लाने के लिए कार्य करता रहे। इन सब कार्यों को करने के लिए जो कार्यरत व्यक्ति होता है उसे मैक्लेलैंड के अनुसार हम प्रबंधक कहते हैं। तो प्रबंधक की शास्त्र शुद्ध या शास्त्र सम्मत और ऐसी अन्य कला गुणों के हिसाब से परिभाषा देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रबंधक की विशेषताएं। तो प्रबंधक की विशेषताएं क्या है? तो आधुनिक तंत्र ज्ञान जिसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद नई कल्पनाओं का विस्तार करने के बाद व्यवसाय को ऐसी स्थिति प्रदान करे जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर्स या स्पर्धक ना पहुंच पाए। तो इसके लिए उसे अलग अलग विशेषताएं होनी चाहिए उसके पास। तो उन विशेषताओं में किन गुण विशेषों का या विशेषताओं का अंतर्भाव किया गया है, इसका आज हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहली प्रबंधक की विशेषता बताई गई है नवनिर्माण। अब नवनिर्माण क्या है? तो व्यवसाय में प्रबंधक निरंतर कुछ ना कुछ नया करता रहता है या अपनी कल्पना शक्ति कौशल के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहता है कि उसके कौशल्यों में, जैसे हमने कौशलों के विकास की जरूरत देखी थी, तो वहां पर था कि वह सीखता रहता है। जो उसके पास कौशल नहीं है या गुण नहीं है, उन गुणों
करने के लिए या सराव करने के लिए कोशिश कर करके उसे सीखने की कोशिश करता है। फिर इन सब बातों को जब एकजुट कर लिया जाता है तो वहां से एक नई कल्पना विस्तार होती है और उसे प्रबंधक की नवनिर्माण की क्षमता कहा जाता है। और प्रबंधक को नवनिर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रबंधक हमारा व्यवसाय अच्छा कैसे हो सकता है इसके लिए व्यावसायिक अनुसंधान करता है कि हमारा जो उत्पादन है उस उत्पादन के लिए मुझे अगर मार्केट में एक स्थान चाहिए तो वो स्थान को पाने के लिए मेरा उत्पाद कैसा होना चाहिए। अगर मेरे उत्पाद में कोई कमी है तो वो कमी क्या है, फिर से उस बात के लिए अनुसंधान करता रहे, निरंतर नया खोजता रहे और नए की खोज करके जो भी वहां पे कमी आ रही है उसको पूरा करने की कोशिश करे और पूरा करने के बाद जो हमें हमारा अल्टीमेट स्थान है वो पाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहने के लिए प्रबंधक कार्यान्वित होता है या प्रबंधक कार्य करता रहता है। प्रबंधक की नवनिर्माण की प्रेरणा से उसके अंतर्गत या उसके हाथ के नीचे काम करने वाले जो अन्य लोग हैं वो भी प्रेरित होते रहते हैं। और जब प्रबंधक प्रेरित करता है अन्य लोगों को काम करने के लिए तो वहां पर एक संघता निर्माण होती है, कार्य अच्छे तरीके से किया जाता है और जहां एक संघता के साथ एक सूत्रता में व्यवसाय को बांधकर कार्य किया जाता है वहां पर निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रगति होना जरूरी होता है या व्यावसायिक प्रगति होती ही होती है। तो इसीलिए पहली विशेषता है नवनिर्माण, जिसमें नवनिर्माण के हमने कई अलग अलग यहाँ पर एस्पेक्ट्स देखे कि कहाँ कहाँ नवनिर्माण उपयोग में लाया जाता है या प्रबंधक नवनिर्माण का प्रयोग कैसे करता है। उसके बाद का पॉइंट है प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता। अब यहाँ पर दो मुद्दों को एक साथ लाया गया है, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता। प्रबंधकीय कौशल को अगर हम देखें तो एक संघता, एक सूत्रता किसके मध्य लाई जाएगी व्यवसाय में, तो जो हमारी साधन संपत्तियां है और जो हमारा मानव संसाधन है, इन मानव संसाधन अथवा अन्य साधन संपत्तियों को हम सबसे पहले एकजुट करें, माने उनको सही जगह पर उनको सुस्थिति में उनका प्रयोग किया जाए और उसके बाद एक संगठता के बाद उनका पर्याप्त प्रयोग करें। इसके लिए प्रबंधकीय कौशल उपयोग में लाए जाते हैं। अब प्रबंधकीय कौशल के बाद यहाँ कहा गया है नेतृत्व क्षमता। तो नेतृत्व किसका किया जाएगा, तो जहाँ बड़े पैमाने पर मानव संसाधन कार्यान्वित है, जहाँ बड़े पैमाने पर मानव संसाधन कार्य कर रहा है, उस जगह पर एक व्यक्ति विशेष को अधिकारी के रूप में या मुख्य औदाधारी व्यक्ति के रूप में कार्य करना पड़ता है। इसीलिए वहां पर नेतृत्व होना या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर होना व्यवसाय की कि जो सबको दिशा दिखा सके, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पे या व्यवसाय में प्रबंधक कहलाता है। और जैसा हमने पहले पॉइंट में नवनिर्माण के लिए एक सूत्रता देखी थी, वही बात यहाँ पर आती है कि जब नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, मतलब यहाँ अधिकारों का केंद्रीकरण किया गया है, ये प्रबंधक है और यहाँ पर अन्य लोग इस प्रबंधक के हाथ के नीचे या आदेशा अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने के लिए आदेश की जो निर्मिति होने वाली है वो एक जगह से होने वाली है, मतलब यहाँ आदेश की प्रक्रिया या जिम्मेदारियों का जो भी यहाँ पे हमने एक प्रक्रियाकरण देखा वो केंद्रीकृत है, मतलब एक ही जगह से यहाँ आदेश निर्मिति होगी और वहीं से आदेश दिए जाएंगे और फिर अन्य लोगों के द्वारा उस आदेश का पालन किया जाएगा। मतलब नेतृत्व इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसे हम प्रबंधक कहते हैं और अन्य लोग उस नेतृत्व के अंतर्गत कार्यरत है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नेतृत्व करने का औहदे के हिसाब से जिम्मेदारी प्रबंधक को है, लेकिन जो व्यक्ति प्रबंधक है उसके पास यह गुण
विशेष होना चाहिए कि वो अपने ओहदे के हिसाब से या पद के हिसाब से जो उसे जिम्मेदारी अथवा अधिकार प्राप्त हुए हैं उन अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। अगर यहाँ इसके पास अधिकार प्रणाली के सभी सूत्र है किंतु उन अधिकारों का प्रयोग कैसे करना है या उन अधिकारों का कार्यक्षम रूप से प्रयोग करने की प्रक्रिया उसको नहीं आती तो वह यह अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता और व्यवसाय की जो परिस्थिति है वो भी यहाँ पे डावाडोल हो सकती है। इसीलिए प्रबंधक के पास प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए जिसमें हमने देखा कि वह लोगों को एक संगता में बांध के रख सके, लोगों से कार्य करवा ले सके, पर्याप्त मात्रा में कार्य करवा लेने के लिए लोगों के बीच में वहां पर उतना जिसको हम कहेंगे अपनापन निर्माण कर सके, ये सब बातें आएंगी प्रबंधकीय कौशल में। और इसके अलावा जो नेतृत्व चाहिए कि जहां पर कार्य कौशल का आधार लेकर नहीं हो रहा है वहां हम हमारी जिम्मेदारी, अधिकार तथा आदेशों का प्रयोग करके, नेतृत्व क्षमता का प्रयोग करके हमारी व्यवसाय प्रणाली में कार्यरत सभी मानव संसाधनों को नेतृत्व प्रदान करके व्यवसाय को अच्छे स्तर पे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए प्रबंधक की विशेषताओं के अंतर्गत दूसरी विशेषता हमने यहाँ पे जिसका अध्ययन किया वो है प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता। उसके बाद तीसरी है जोखिम स्वीकारने की मानसिकता। अब जहाँ प्रबंधक पे पूरा बोझा है कि प्रबंधक के कंधों पे हमने सभी भार डाल रखा है कि आपको यहाँ पर व्यवसाय के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं और व्यवसाय का बहिर्गत स्थान सुरक्षित रखने के लिए भी करने वाली सभी व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करना है या आपको ही यह कार्य अच्छे तरीके से करना है। तो जब व्यवसाय का बहिर्गत स्थान सुरक्षित रखने की बात आती है तो वहां पर कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जो अपरिहार्य हो या जो आपके व्यवसाय के लिए सही हो या आपके जिस दिशा में आप चाहते हो उस दिशा में वह परिस्थिति हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, जिसको हम विपरीत परिस्थितियां भी कहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों के संदर्भ में या अपरिहार्य परिस्थिति के काल में जब व्यवसाय को सुरक्षित रखना होता है तो प्रबंधक का पहला काम होता है कि वह जोखिम को स्वीकार करे। अब कहा जाता है कि जहां जोखिम ज्यादा वहां लाभ ज्यादा, लेकिन ऐसी यह प्रक्रिया होने के बावजूद या ऐसी एक संकल्पना होने के बावजूद भी कि जहां जोखिम ज्यादा वहां लाभ ज्यादा होने के बावजूद भी प्रबंधक बहुत सोच समझ के अथवा उसको जहां शाश्वती हो कि मेरा यह कार्य करने के बाद मुझे सफलता हासिल होगी यानी कि होगी, ऐसी शाश्वती जहां उसे होती है उस शाश्वती वाले जगह पर ही वह अपने व्यवसाय के लिए जोखिम भरा निर्णय लेता है। और उस जोखिम भरे निर्णय के बाद बहुतांश बार ऐसा होता है कि प्रबंधक की समय सूचकता के कारण, उसके अनुभव के कारण उस कार्य में सफलता भी हासिल होती है। जोखिम स्वीकारने की मानसिकता के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक का प्रबंधक अनुभवी ना हो, कार्य कुशल ना हो, माने अगर बार बार किसी व्यक्ति के सामने या प्रबंधक के सामने विपरीत परिस्थितियां आ रही है और बार बार उन परिस्थितियों का सामना उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसे एक पद्धति से या जिसको हम एक प्रक्रिया कहेंगे कि उसके लिए वो एक बहुत इजी या सरल चीज हो चुकी है कि उसके सामने विपरीत परिस्थितियां आती है, फिर वह अपने अनुभवों से या अपने विचारिक या वैचारिक जो भी उसकी उस समय जो चलता है उसके दिमाग में उसका आधार लेता है और एक निर्णय लेता है और उस निर्णय का जो भी परिणाम होता है वो सकारात्मक आता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसके लिए प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है या विशेषता क्या है कि वह डरे ना, जोखिम को स्वीकार करे और बार बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुद को झोंक के वहां से निखर के उठने की उसकी वृत्ति हो ताकि वह जोखिम को स्वीकार करे और जोखिम को स्वीकार करने के बावजूद
व्यवसाय की स्थिति को बरकरार रखने में सफल होए। तो ये थी उसकी प्रबंधक की तीसरी विशेषता, जिसको हमने कहा जोखिम स्वीकारने की मानसिकता। अब यहाँ पर मानसिकता वर्ड क्यों आया है या शब्द प्रयोग क्यों किया गया है? ताकि जब तक का कोई व्यक्ति या कोई कार्य करने वाले व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो या उसके मन में आने वाली नई कल्पनाओं के लिए उसकी खुद की तैयारी ना होगी, मेरी जो कल्पनाएं हैं उसको मैं विस्तारित कर सकूं, तब तक का वह नया कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए जोखिम स्वीकारना अथवा उसके पश्चात, जोखिम को स्वीकारने के पश्चात नया कार्य करने की मानसिकता निर्माण करना, यह प्रबंधक की खुद पर निर्भर करने वाली एक विशेषता है। उसके बाद की प्रबंधक की विशेषता है भविष्यकालीन संभावनाओं का अनुमान। अब भविष्यकालीन संभावनाओं का अनुमान में हम कहेंगे कि प्रबंधक जब कार्य करता है तो प्रबंधन के कार्य में सृजनशीलता या प्रबंधक ने निर्माण की हुई योजनाओं से स्पष्ट रूप से प्रबंधन का कार्य कितना सटीक किया जा रहा है या कितना अच्छा किया जा रहा है, यह हम वहां पर उसकी परीक्षा ले सकते हैं या उसकी टेस्ट कर सकते हैं कि कितना कार्य अच्छा हुआ। तो फिर कितना सटीक कार्य किया जा रहा है या होगा, इसका निर्धारण भविष्यकालीन संभावनाओं का अनुमान लेने पर निर्धारित होता है। कि जब वर्तमान स्थिति में हम कार्यरत हैं तो वर्तमान स्थिति में कार्य करते हुए मेरा आज का कार्य मेरे भविष्य के लिए कैसा फायदेमंद साबित होगा, ऐसी दूरदृष्टि रख के कार्य करना पड़ता है प्रबंधक को। और जब अनुभव हम लेते जाते हैं तो बार बार वही काम करने से हम उसमें निपुण हो जाते हैं। इसीलिए प्रबंधक के संदर्भ में भी ये कहा जा सकता है कि वह एक बार जब भविष्य का अंदाजा लेगा तो उसका निर्णय गलत हो सकता है, 2 बार उसका निर्णय गलत हो सकता है या भविष्यकालीन अंदाज गलत हो सकता है, किंतु बार बार उसका भविष्यकालीन अंदाजा गलत हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए अपने अनुभवों के आधार पे या अपने कार्यों के आधार पे आज की परिस्थिति का आधार लेके भविष्य के बारे में सोचना और अनुमान बांध के व्यवसाय को करने के लिए या आगामी आने वाले अवसरों को पाने के लिए और उस अवसर का लाभ उठा के उस अवसर का सोना करने के लिए व्यवसाय और व्यवसाय के अंतर्गत काम करने वाले लोग हमेशा तत्पर रहे, इसके लिए भविष्यकालीन संभावनाओं का अनुमान बांधना प्रबंधक के लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि प्रबंधक तैयार नहीं है, उसने कुछ नहीं सोचा कि भविष्य में मेरा व्यवसाय में मैं ऐसी वृद्धि कर सकता हूँ या मेरे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे नए नए कदम उठा सकता हूँ, ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा, वो बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर उसके सामने व्यावसायिक अवसर आ भी जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती भी है, पर फिर भी वह उसका लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि वो व्यावसायिक अवसरों के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। इसीलिए कुशल प्रबंधक को या अच्छे प्रबंधक को भविष्यकालीन संभावनाओं का अनुमान खुद से बांधना पड़ता है कि मुझे अवसर कहाँ से मिलेंगे, मेरे व्यवसाय में वृद्धि कैसे होगी, और अगर मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है तो उसके लिए उस अवसर तक पहुंचने के लिए मेरा मार्ग क्या होगा। तो इसका सबसे पहला या पहली प्रक्रिया होती है कि हम भविष्यकालीन संभावनाओं को समझें कि मुझे अवसर कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, और उन भविष्यकालीन संभावनाओं को समझने के बाद फिर उस अवसर को पाने के लिए कार्यरत रहे या तत्पर रहे। उसके बाद का अंतिम हमारा प्रबंधक की विशेषताओं का मुद्दा है बदलाव की तैयारी। अब बदलाव की तैयारी क्या है? तो व्यवसाय में प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी के नियमों से या जिम्मेदारी से कार्य करते वक्त वह कुछ वहां पे जानकारी संकलित करते रहता है, और उस जानकारी को संकलित करते करते वह अनुभव भी लेता है। कुछ अनुभव वह कार्य के दौरान लेता है, कुछ अनुभव
जानकारी स्वरूप में संकलित करके रखने की प्रक्रिया हमने कहा, ये किस लिए हम कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो जो पिछली घटनाएं हैं या जो भूतकाल में हो चुकी घटनाएं हैं, इसका आज कितना प्रयोग हम वर्तमान में कर सकते हैं और कितना प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं, इसका हम वहां पर आकृतिबंध बनाने के लिए जानकारी संकलित करते हैं। फिर वो जानकारी हमारे व्यवसाय में होने वाली क्रियाओं की हो सकती है या प्रबंधक कहीं अन्य जगहों से या अनुभवों से भी जानकारी संकलित करता रहता है। फिर यह जो जानकारी संकलित हुई, इस जानकारी का आधार लेके हम वहां पर परीक्षा करते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां है भूत, वर्तमान और भविष्य की, इसमें हमारी भूतकाल की घटनाएं हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितनी उपयोगी पड़ सकती है। और अगर हमारे परीक्षा का ऐसा वहां पे पर्याय निकला या वहां पे ऐसा निर्णय मिला कि जो पास्ट में या भूतकाल में की गई घटनाएं हैं या क्रियाएं हैं, वह अब हमारे वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग में आने वाली नहीं है, और अगर फिर से हम वही घिसी पिटी प्रक्रिया करते रहे तो हो सकता है कि हमारी स्थिति जो एक अच्छे स्तर पे व्यवसाय की है वह निचले स्तर पे पहुंच जाए। तो हमारा व्यवसाय अच्छे स्तर पर बरकरार रहे, इसलिए ग्राहकों की या उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार, बदलती परिस्थिति के अनुसार, काल में होने वाले बदलाव के अनुसार, जो जहां जहां हमें बदलाव करना जरूरी अथवा अत्यावश्यक है, वहां वहां बदलाव के लिए प्रबंधक तत्पर होना चाहिए। फिर वह बदलाव उद्देश्यों में बदलाव हो सकता है, कार्यक्रमों में बदलाव हो सकता है, कार्य प्रणाली में बदलाव हो सकता है। जैसे पहले का कार्य, सभी कार्य मानव द्वारा किया जाता था, पर अब बहुतांश जगह पर मानव की जगह तकनीक ने ले ली है, मशीनों ने ले ली है। अगर यह बदलाव कोई स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना हो, तो जितना ज्यादा उत्पादन मशीनें कर पाती है, उतना उत्पादन मानव निर्मित वस्तुओं का हम होते हुए नहीं देख पाते। फिर ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हमारा उत्पादन कम हो जाता है। हम दुनिया की जो मांग है या जगत की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ साबित होते हैं। तो इसीलिए जब परिस्थिति जिस चीज की मांग करती है, उस मांग के अनुसार कार्य करने के लिए, जिसको हम बदलाव की तैयारी कहते हैं, कि जो नया आ रहा है वह मुझे करना है, फिर वह तकनीकी बदलाव हो, कार्य प्रणाली में बदलाव हो, व्यवसाय के उद्देश्यों में बदलाव हो, या अन्य कोई भी क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले बदलाव हो, प्रबंधक को बदलाव की प्रक्रिया के लिए अग्र होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज हमने आज के वीडियो में सबसे पहले प्रबंधक का विभिन्न तरीके से अर्थ समझा, फिर एक शास्त्र सम्मत परिभाषा देखी और उसके पश्चात प्रबंधक की विभिन्न विशेषताओं का आज यहाँ पर अध्ययन किया। जब तक का मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक का आपको इसे पढ़ते रहना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।